दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जिंदगी बिताने वाला हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कुछ लोग क्राइम की दुनिया में भी आ जाते हैं। आपने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब हर्षद पर बनी फिल्म का सीजन 2 आने वाला है, जिसमें कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की। वो शख्स जिसके स्कैम से भारत सरकार हिल गई थी और जिसके अरेस्ट पर कई नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब कहीं उनकी भी चोरी ना पकड़ी जाए। क्या था ये स्कैम और कौन था अब्दुल करीम तेलगी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सन 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिलती है कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर्स को लेकर कहीं जाने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन के बिना पर वो एक जगह पर छापा डालते हैं और उन्हें वहां ये फेक स्टैम्प पेपर्स मिल भी जाते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल से ही दिखते थे, लेकिन कोई आदमी उनके हाथ नहीं आता। आगे की इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आता है, अब्दुल करीम तेलगी का। अब्दुल का पहले भी जेल में रिकॉर्ड रह चुका है और यहाँ से चिट्ठा खुलना शुरू होता है। अब्दुल का जन्म 1961 में कर्नाटक में हुआ था और 8 साल में ही उसके पिता की मौत हो गई थी और परिवार की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें रेलवे स्टेशन के पास सब्जियां और फल बेचने पड़े। लेकिन अब्दुल में हमेशा से ही गजब का टैलेंट था। इसी गरीबी में उसने स्कूल पास किया और फिर बीकॉम की डिग्री लेकर वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर फेलिक्स इंडिया में काम करने लगा। यहाँ पर बुरी परफॉर्मेंस के कारण जब उसे निकाला गया तो किशन गेस्ट हाउस नाम की एक जगह पर मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगा। लेकिन इस नौकरी से भी वह खुश नहीं था। उसके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए वो सऊदी अरब चला गया, जहां उसने कई सारी जॉब्स की और उसे कुछ हद तक सक्सेस भी मिली। लेकिन ये वो सक्सेस नहीं था जो उसे सेटिस्फाई कर सके, इसलिए वो भारत लौटा और मुंबई चला गया। यहाँ पर अब्दुल ने ये नोटिस किया कि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज लोगों का फेक पासपोर्ट बनाकर अच्छे खासे पैसे छाप रही हैं। फिर क्या था, उसे मौका दिखा और वो भी इस बिजनेस में घुस गया। उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली, जो मिडिल ईस्ट जाने वाले उन लोगों के काम आती थी जिनके पास पासपोर्ट के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। पासपोर्ट के साथ साथ वो उन्हें इमिग्रेशन प्रोसेस से पास करवाने में भी मदद कर रहा था। लेकिन कुछ वक्त तक सक्सेसफुली बिजनेस को चलाने के बाद उसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पकड़ लिया और अब्दुल को जेल हो गई। जेल जाने पर या तो आदमी सुधर जाता है या फिर क्राइम में ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है। उसे यहाँ पर कई सारे क्रिमिनल्स मिले जो अलग अलग तरह के क्राइम करके आए थे और उसका नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो चला था। इसी जेल में उसे रतन सोनी भी मिला, जो एक स्टॉक मार्केट स्कैम के चलते जेल में था। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और तब इन लोगों ने आपस में एक स्कैम का प्लान बनाना शुरू कर दिया। रतन ने अब्दुल को स्टैम्प पेपर की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। आप तो जानते ही होंगे कि लगभग हर तरह की रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प पेपर की कितनी जरूरत होती है। इन दोनों के पास पूरा प्लान तैयार था और क्योंकि अब भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, इसलिए स्टैम्प पेपर की जरूरत बिजनेस सेक्टर में भी पड़ रही थी। इन लोगों ने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले सरकारी अफसरों और पॉलिटिशियंस के बीच में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, क्योंकि इसके बिना ये काम इम्पॉसिबल था। फिर उन्होंने 1994 में एक ऑफिशियल स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस भी इश्यू करवा लिया, ताकि उन पर किसी को शक ना हो। अब स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए उन्हें एक मशीन चाहिए थी और उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि नासिक में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस थी जहां पर स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जाते थे। मशीन्स जब पुरानी हो जाती थी तो वो उन्हें ऑक्शन करके बेच देते थे। अपने कनेक्शंस के थ्रू अब्दुल ने इन ऑक्शन में पार्ट लिया और ऐसे ही कई मशीन खरीद ली। अब बचा स्टैम्प पेपर का पेपर और उसकी इंक या डाई। मशीन हाथ आने के बाद ये सब जुटाना उतना मुश्किल नहीं था और कई पॉलिटिशियंस भी उसे इस काम में मदद कर रहे थे। इसके बाद तो अब्दुल ने धड़ाधड़ फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिए और उन्हें मार्केट में डिस्काउंटेड रेट पर बेचना शुरू कर दिया और इस तरह लोग भी अब अब्दुल के पास आने लगे। कुछ समय बाद रतन और अब्दुल के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब सिर्फ इस बिजनेस में अब्दुल तेलगी ही बचा था और उसका एम्पायर एक्सपैंड करता गया।
वो जितना पैसा कमाता उतने ही उसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से लेकर संसद में मजबूत होने लगते हैं। और क्योंकि वो ओरिजिनल मशीन पेपर और इंक का ही इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसके इशू किए गए स्टैम्प पेपर फेक हैं। इसके बाद जब उसे ज्यादा तरक्की चाहिए थी तो उसने एक और ट्रिक लगाई और मार्केट से सारे स्टैम्प पेपर खरीदने शुरू कर दिए ताकि स्टैम्प पेपर की किल्लत होने लगे। अब वो समय आ गया था जब किसी को भी स्टैम्प पेपर की जरूरत होती थी तो उसे अब्दुल के पास ही जाना पड़ता था और कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने लगी। अब्दुल ने अपना बिजनेस अब एक्सपैंड करना शुरू किया और फेक स्टैम्प पेपर्स के साथ अब वो फेक जुडिशियल कोर्ट की स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, ब्रोकन नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और बाकी कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने लगा। उसने अपने इस पूरे धंधे को संभालने के लिए करीब 350 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया हुआ था और उस बीच उसने 32,000 करोड़ से ज्यादा के फेक डॉक्यूमेंट्स बेचे थे। लेकिन इसी बीच वो टिप आ गई और उसके ठिकाने पर रेड पड़ गई। इस रेड के बाद वह कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन फिर एक दूसरी टिप ने पुलिस को बताया कि वो अजमेर के लिए निकलने वाला है और तब उसे अजमेर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कारनामों की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम तेलगी के अलावा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कई ऑफिसर्स का नाम भी सामने आया और साथ ही समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अनिल होते भी इस पूरे स्कैम में मिले हुए दिखे और उन्हें 4 साल की सजा हो गई। लेकिन इस सजा के होने से पहले उन्हें एक बार इस केस में छोड़ भी दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब्दुल और उसके बाकी साथियों को 30 साल की सजा हुई और उस पर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब्दुल के पास अभी भी कई ऐसे राज थे जिनके सामने आने से तहलका मच सकता था। इसी वक्त ये खबर चलने लगी कि अब्दुल ये नाम शायद पुलिस को बताने वाला है और इसके लिए वो सजा माफी जैसी डील्स भी नेगोशिएट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर तेलगी इन नेताओं से भी लगातार कॉन्टैक्ट्स में था ताकि वो उसे इस केस में बाहर निकलवा दें। खैर, ये दोनों ही चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि 23 अक्टूबर 2017 के दिन अचानक ये खबर आती है कि अब्दुल तेलगी की मौत उसके जेल के सेल में ही हो गई है। मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया जाता है, लेकिन एक और अजीब घटना होती है जिससे लोगों को लगता है कि मौत नेचुरल नहीं थी। 2018 में नासिक सेशन कोर्ट का एक फैसला आता है। क्योंकि पुलिस के पास पूरे सबूत नहीं है, इसलिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि अब्दुल तेलगी इस केस में कसूरवार थे। अब्दुल को 2006 में अरेस्ट किया गया था और ये जजमेंट 2018 का है। यानी 12 साल में पुलिस ऐसे सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाई जो ये जुर्म साबित कर दें। कई लोगों ने कहा कि जुर्म साबित हो जाता तो फिर केस की बाकी कड़ियों को भी उससे जोड़ना पड़ता और उसके पीछे तो बहुत नामी ग्रामी लोग थे। आखिर फिर उसकी सियासत का क्या होता? यहीं से लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी। जिस तरह हर्षद मेहता की मौत भी जेल में ही हो गई थी और कई बड़े लोगों का नाम उस स्कैम में बाहर आने से बच गया था, उसी तरह अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ है। सोचिए, बिना सबूत के ये मुमकिन कैसे था कि कोई मुकदमा इतना लंबा खिंच जाता? कुछ तो गड़बड़ थी। किसी के पास तो सबूत थे जो बाद में जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। खैर, इस मामले पर उसके बाद बहुत ज्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन अब फिर से नए सिरे से लोगों ने इस पर बात करनी शुरू कर दी है। आपको अपने विचार में क्या लगता है? क्या पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्व होने वाली बात बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर आपको इसमें कुछ सच्चाई भी दिखती है? साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ऐसे और स्कैम के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।